विवेक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि आप थाईलैंड कैसे पहुँचे? आपका परिचय क्या है? उसे संक्षिप्त में थोड़ा-सा बता दीजिए, फिर हम अपनी चर्चा चालू करें। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने अपनी जो बीटेक की थी, वो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की थी, आईआईईएसटी सिपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो वेस्ट बंगाल में है, हावड़ा में। तो वो जी। उसमें सिलेक्शन होने के लिए आपको जेई मेंस क्लियर करना पड़ता है और जेई एडवांस भी देते हैं। तो और उसके बाद होता क्या है कि आपकी जो रैंक आती है, उसके बाद आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो उस हिसाब से मेरा जो रैंक था वो आ गया था उसमें। तो उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उसका रैंकिंग इंडिया में 17 था और वेस्ट बंगाल में सेकंड था। तो अच्छा। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, हाँ, कि एक स्टेट का जो टॉप कॉलेज है उसमें एडमिशन मिल रहा है और ऊपर से इंडिया में भी उसका रैंक 17 था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट में किसको पढ़ने का मन नहीं करता है, ऑप्शन मिला था तो पढ़ लिए। और उसके बाद 4 साल सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा जो मन था कि कुछ और ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने सजेशन दिया कि आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए ट्राई कीजिए। फॉरेन स्टडीज़ जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, उसके लिए आपको जीआरई देना पड़ेगा और आइल्स देना पड़ता है, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। तो आइल्स अच्छा। आइल्स देने से होता क्या है कि आपको स्कॉलरशिप मिलने का भी चांस बढ़ जाता है। तो अच्छा। और फिर हाँ, तो उसके बाद फिर हुआ क्या कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है एक तरह से, जिसमें आपको इंग्लिश का चेकअप किया जाएगा, स्पीकिंग राइटिंग स्किल्स चेक किया जाता है। तो आइल्स देने के बाद कॉलेज में आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में कहाँ पे पढ़ना है, कितना स्कॉलरशिप आपको कौन दे रहा है, वो सारा क्राइटेरिया वहाँ आ जाता है। तो मेरा मन था जी। कि मैं पॉलिटिकल साइंस से मूव करूँ, क्योंकि कॉलेज में हो जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने भी डिस्कवर किया जो पहले हम नहीं किए थे। तो वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे जब डिस्कवर किए तो हम सोचे नहीं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं जिस तरह से, और जिस कैटेगरी से हम लोग आते हैं, तो हम बोले कि नहीं, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और 2018 में, मतलब 17 के बाद 18 में बाबा साहब के बारे में पहली बार मैंने पूरा पढ़ा था, मतलब उससे पहले नहीं पढ़ा था, बस जानता था, पढ़ा नहीं। 2018 में? 18 में तो कॉलेज में थे, जी। फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था, तो पढ़ रहे, तो उसके बाद मेरे कुछ वहाँ पे जो कॉलेज ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला। और उस समय शायद कुछ इवेंट भी इस तरह से हो रहे थे कि मेरा मन लगने लगा था, पॉलिटिकल साइंस की तरफ रुझान बढ़ रहा था। तो वहाँ तो हम सोचे कि ये सही है। और कोर्स जो था वो 1.5 साल का है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आप कोर्स को जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं। आप जितना कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा तो उस हिसाब से आपका जो है टाइम कम लगेगा और डिग्री जल्दी मिलेगा, जो कि अभी बाकी सारे कॉलेज में इसी तरह से होता है। तो फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे लगभग 6 एकेडमिक पेपर अभी हम लिख चुके हैं, जो कि ब्रिक्स पे था, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों है। तो 2-3 सेमेस्टर में ही खत्म हो जाएगा, मतलब अगले जो सेमेस्टर होगा उसमें खत्म हो जाएगा, हमको 2 साल नहीं रहना पड़ेगा। इंक्लूडिंग कि इसमें थेसिस जो है वो भी इंक्लूड होता है। तो बिना थेसिस का आपका और बिना पब्लिकेशन का आपको डिग्री नहीं मिलेगा। तो उसके साथ साथ आप जितना ऐड ऑन कर सकें, मतलब कि आप एकेडमिक पेपर लिख रहे हैं तो वो कॉलेज की तरफ से भी इंक्लूड होता है। तो ब्रिक्स पे मेरा पहला एकेडमिक पेपर था। दूसरा एकेडमिक पेपर मेरा स्टेट एंड सोसाइटी पे था, जो कि पीस एंड गवर्नेंस पे है। और उसके बाद मेरा थर्ड जो था वो नक्सलिज्म पे था। नक्सलिज्म पे भी हम सोच रहे थे कि इस पे रिसर्च करना जरूरी है, तो नक्सलिज्म पे थर्ड था। फोर्थ और कास्ट जो है, वो कास्ट पे तो मेरा थेसिस जो है वो कॉलेज वाले अप्रूव कर दिए हैं कि आप कास्ट पे थेसिस लिख सकते हैं। तो हम बोले ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कास्ट पे थेसिस लिखने के लिए हमको मौका मिल गया, जिसको इंडिपेंडेंट स्टडी और थेसिस दोनों कहा जाता है। यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के, वो साउथ कोरिया से हैं। तो साउथ कोरिया से हैं, और एक बुद्धिस्ट होने का आपको यहाँ पे बेनिफिट यही मिलता है कि जैसे इंडिया में आप सो कॉल्ड जो ग्रुप से आते हैं, यहाँ पे भी सो कॉल्ड ग्रुप बुद्धिस्ट लोग हैं। तो बुद्धिस्ट लोग के बीच में अगर आप जाइएगा, और ऊपर से इंडिया से आप, और बिहार में जो कि वैशाली को, बोध गया को सब जानता है यहाँ पे भी, तो आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि वो बोले कि तुम एक काम करो। अच्छा, बात बात होने लगी,
और मेरे प्रेजेंटेशंस को देख के और सब कुछ देख के वो बोले कि तुम एक काम करो कि तुम मेरे लिए को ऑथर बन जाओ। तो को ऑथर बनने का मौका मिला। तो उसका टॉपिक था इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑथर हैं इसके और हम को ऑथर हैं। तो लगभग वो खत्म हो गया है, 1 महीना में उसका पब्लिकेशन, उसका उस सेकंड थीसिस कह सकते हैं उसको, और को ऑथर पे। तो वो भी पब्लिश हो जाएगा, लगभग मई के एंड तक पब्लिश हो जाएगा। और वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ साउथ कोरिया में पब्लिश होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साउथ कोरिया में पब्लिश होगा। वो उसका थाईलैंड से थोड़ा लिंक कम है, उससे ज्यादा लिंक ज्यादा है। उसके बाद हुआ क्या कि प्रोफेसर बोले कि तुम्हारी जो रुझान है तो इसको देखते हुए तुम क्या करो, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अप्लाई कर दो। तो लंदन यूनिवर्सिटी में ऑफ लंदन, हाँ नहीं, तो लंदन में अप्लाई किए। तो वो उसके लिए क्या किए कि वो रिकमेंडेशन दे दिए। अब वो डिप्लोमेट है, साउथ कोरियन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एडवाइजर भी हैं वो, और यहाँ पे जी। वाइस प्रेसिडेंट भी है। हाँ, और बुद्धिस्ट है। तो वो बहुत मानते हैं हमको, मतलब बहुत ज्यादा, हमें कॉल वॉल करके बुलाते हैं, खाना पीना ये सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हुआ क्या कि हम अप्लाई कर दिए। वो अप्लाई किए थे हम नवंबर में, और दिसंबर में जाके यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से मैसेज आया कि आपको रिकमेंड, तो वाइस प्रेसिडेंट थे, हम सीधा उन्हीं का रिकमेंडेशन दे दिए। तो उसके बाद फिर वो बात किए, वहाँ पे मेल वेल किए कि वो बोले कि अभी जो हमारा स्टूडेंट है वो फुल टाइम स्टूडेंट है श्याम यूनिवर्सिटी में। तो आप क्या कीजिए कि इसको आप ऑनलाइन कर दीजिए। वीक में 1 क्लास लेना था, तो आप वो बोले कि आप जूम से ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लास कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और तो मैं मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स, मतलब मेरा सेकंड मास्टर्स, पहला मास्टर्स हो गया और सेकंड मास्टर्स में अप्लाई किया था, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो और उसका जो स्पेशलाइजेशन था वो ह्यूमन राइट्स था, और ह्यूमन राइट्स हमारा सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस है, तो कोइंसाइड भी कर जाता है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि हाँ, मतलब सारे लोगों की सपोर्ट मिली, मतलब वाइस प्रेसिडेंट से लेकर सबकी। तो यूनिवर्सिटी विवेक ऑफ जी, लंदन में भी हो गया। विवेक तो जी, अभी अब मैं यूनिवर्सिटी, आपसे ये जानना हाँ चाहता हूँ, हम इस बारे में हम्म, कभी डिटेल में भी बात करेंगे। अभी तो आज हाँ आपसे बिल्कुल पहली बिल्कुल, मुलाकात हुई हाँ है। हाँ मैं देखिए, जरूर, आपने सबसे पहली बात तो ये कि आप सिविल इंजीनियरिंग की है आपने। वो हाँ कोर्स कितने, बिल्कुल, 4 साल का था मेरे ख्याल से? 4 साल का था, हाँ 2017 से 2021 तक। हाँ ना, 4 साल आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस में चले गए। आप अभी हाँ रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका स्कोप क्या होगा आने वाले समय में? आप क्या, मतलब इसमें क्या बेनिफिट देख के आप ये अपने पॉलिटिकल साइंस या रिसर्च की फील्ड में? हाँ, दो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि होता क्या है कि जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं या फिर कोई भी हमारे अपने राइटर्स को पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बाबा साहब के एकेडमिक राइटिंग्स को उठाते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, एकेडमिक पेपर को, और वहाँ से वो अपना थोड़ा सा एडिटिंग के और एडिटर में नाम देके अपना वो पेपर को अपने नाम पे कर लेते हैं। तो हम सोचे कि एकेडमिया में अभी हमारे जो कम्युनिटी है बहुत कम है, बहुत कम। और रिसर्च एक ऐसा चीज है, अगर एक बार आपको इसका लत लग गया तो आपको बहुत इंजॉय कीजिएगा आप, क्योंकि रिसर्च चीज ही ऐसा है कि हमेशा आपको अपडेट रखता है और एकेडमिया से लिंक करता है, और इंटेलेक्चुअल की जो गिनती होती है उसमें आपके जाने की चांस ज्यादा होती है। जैसे कि हम वाइस प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल दे रहे थे, वो अपनी डिग्री फ्रांस से की है, तो वो अभी पॉलिटिकल एडवाइजर हैं साउथ कोरियन गवर्नमेंट में, डिप्लोमेट भी हैं। पॉलिटिकल एडवाइजर है? हाँ हाँ, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं साउथ कोरियन गवर्नमेंट के। तो होता यही है कि आप एकेडमिशियन बनते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और नई जगह पे जाके जब आप एकेडमिया में जाते हैं तो आप हर चीज़ को एक अलग ढंग से देखते हैं। होता क्या है, इंडिया के एजुकेशन में और यहाँ के एजुकेशन में फ़र्क यही है, हम जो ऑब्जर्व किए कि आप जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होती है पढ़ाई। और सेम वही पैटर्न यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का भी है जो श्याम यूनिवर्सिटी का है, दोनों का पैटर्न सेम है। तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा बात यह है कि एकेडमिया में आने के बाद आप जितने भी रिसर्च पेपर करते हैं तो वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है, और उसके बाद कोई भी अगर वहां से आपके बारे में जानना चाहे तो एक गूगल करेगा और पूरा रिसर्च पेपर आ जाएगा। एक तो ये होता है। दूसरा चीज होता है कि हमारे कम्युनिटी में एकेडमिशियन की कमी होने के कारण
हम नई चीजों को नहीं डिस्कवर करते हैं, जो बुक्स लिख दी गई हैं वही बुक्स को हम लोग रटते हैं, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। हम लोग कंपटीशन की बुक्स भी नहीं लिख पाते हैं, और बस नोट्स को शेयर करते हैं, पुरानी चीजों को देखते हैं और करते हैं। हमारे पास ना ही कोई जिस तरह से राजीव वहीर की लोग बुक पढ़ते हैं, या फिर सबकी और यूपीएससी में बैठते हैं या फिर बीपीएससी में बैठते हैं, लेकिन हम लोग की एक भी कम्युनिटी का कोई ऐसा राइटर नहीं है जो बुक लिखा हो और जिसका बुक पढ़ के कोई यूपीएससी में बैठा हो। तो इस चीज को एक्सप्लोर करना ज्यादा जरूरी है कि आप जो बुक लिख रहे हैं वो आपकी कम्युनिटी के लिए लिख रहे हैं और सबके लिए लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द सेक्ट। आप ये सेक्शन को इंक्लूड करके आप एक बुक तैयार कर रहे हैं और उससे लोगों को हेल्प मिलेगी। करेंट अफेयर ये सब तैयार करना इम्पोर्टेंट है, और कोई भी आर्टिकल राइटिंग नहीं करता है। मेरे ख्याल से कितने पर है, उसमें एक भी आर्टिकल राइटिंग, अगर सूरज येंगरे सर को छोड़ दें तो इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी दलित आर्टिकल राइटिंग नहीं करता है, शायद हो तो पता भी नहीं। तो उतना लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा कि आप खुद के न्यूज़पेपर भी चला सकें, फ्यूचर में जाके एक अपना साइड बिजनेस भी खड़ा कर सकें, एक एकेडमिशियन का ग्रुप हो जो इंटेलेक्चुअल हो। तो ये सब जो है वही आपके कम्युनिटी को गाइड करता है आगे बढ़ने में। आप कंपटीशन निकाल के कम्युनिटी को गाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिशियन बन के आप गाइड कर सकते हैं। जिस तरह से आप अभी एग्जांपल देख ही रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल से लेके सूरज येंगरे सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन में जा रहे हैं, तो उनसे ही इंस्पायर होना जरूरी है। और मेरे ख्याल से एकेडमिशियन होना पहले जरूरी है, उसके बाद आप नौकरी जो भी कीजिए, प्रोफेसर भी बन सकते हैं फ्यूचर में जाके। बहुत ऑप्शन होता है जो धीरे धीरे खुलते चला जाता है। तो अगर समराइज किया जाए तो एकेडमिशियन, पॉलिटिकल एडवाइजर और राइटर, आर्टिकल राइटर, न्यूज़पेपर पब्लिश करवाना, और ये सब काम आता है, हो सकता है। और ये जो सेक्टर है यहाँ पे दलित ने और जो बहुजन कम्युनिटी है वो एक्सप्लोर नहीं की है, और ये एक्सप्लोर करना जरूरी है। चलिए विवेक जी, आप काफी डिटेल बताते कोई भी बात, क्योंकि आप जिस हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं और चीजों को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको काफी गंभीरता से और बारीकी से आप बता रहे हैं। अगर हमारे दर्शक, वो क्या होता है, समय की कीमत, वो शायद जिस प्रकार से आप बातें बता रहे हैं, अगर वो गंभीरता से सुनेंगे तो हो सकता है कि उनके लाइफ में काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन आज आप जान रहे हैं, रील और शॉर्ट का जमाना है। आदमी 30 सेकंड और 60 सेकंड में ही सब कुछ सीखना और जानना चाहता है, तो ऐसा तो होगा नहीं। जानना चाहता है, हाँ, हाँ विवेक यूट्यूब जी, वीडियो ये। हाँ यूट्यूब हाँ वीडियो या फेसबुक में रील वगैरह। हाँ हाँ। विवेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब कोई गरीब बच्चा जो आर्थिक हम्म। स्थिति खराब है, जिस कम्युनिटी हम्म। से, जो आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में हाँ एससी एसटी, यहाँ तक कि ओबीसी भी कहीं ना कहीं वंचित या शोषित तबके से आती है ये जातियां, और बिल्कुल। उसमें काफी होनहार छात्र होते हैं जैसे आप भी, और भी बहुत सारे लोग। लेकिन अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो क्या करे? अगर वो, उनका सपना है, आपका वीडियो अगर हमारी बातचीत सुनेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम जापान जाए, अमेरिका जाए, थाईलैंड जाए हायर एजुकेशन करने, और आपकी तरह कुछ अच्छा करना चाहें, तो वो उनके लिए क्या मार्गदर्शन? उनके लिए यही है कि थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हमको बाहर जाके पढ़ना है किसी भी हाल में। और ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लोगों से इंस्पायर होना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है कि जो हमारे तबके हैं वो सो कॉल्ड गरीब, बहुत ज्यादा गरीब में भी आते हैं, तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी होता है। तो कॉलेज भी स्कॉलरशिप देती है, जैसे कि हमारी कॉलेज 60% स्कॉलरशिप दे रही है, और जो हमारा रूम रेंट है उसमें 50% है, और बाकी का घर से पे होता है। तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी है कि आप स्कॉलरशिप यहाँ से भी ले सकते हैं, आइल्स एग्जाम दे के भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो मिलता है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आने के बाद, थाईलैंड में आने के बाद मेरा कुछ अच्छे लोगों से कांटेक्ट भी हुआ है, तो वो जो है डायरेक्ट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी दे के एडमिशन करवा सकते हैं। तो एट द कॉस्ट, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो 1.5 साल या 2 साल, ठीक है, अगर 2 साल भी लेते हैं तो 2 साल को अगर आप डिवाइड करेंगे फीस ब्रेकअप में, तो थाई बात में चला जाता है 2 लाख फीस, जो कि इंडियन रुपीज में है 4,50,000 या फिर 5 लाख मान लीजिए, क्योंकि कुछ टैक्स वैक्स भी कट जाती है। तो उस 5 लाख में 60% कॉलेज दे सकती है।
तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, या फिर दूसरा सबसे अच्छा मौका ये है कि थाईलैंड या फिर बैंकॉक में आने के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, जिसके कारण आप टीचर का भी काम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम टीचर, जिसमें आपको 3 आवर्स देने पड़ते हैं समय से, और 3 आवर्स में आपको लगभग इंडियन रुपीज में 70,000 या फिर 60,000 रुपीज आप महीने का कमा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको गार्जियन पे डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि टीचिंग स्किल्स आने के बाद एकेडमिया में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आप एकेडमिशियन बनने जा रहे हैं, एकेडमिया से जुड़े हुए हैं। तो 2-3 अपॉर्चुनिटी है, जिसको समराइज करें तो पहला है कि स्कॉलरशिप थ्रू आइल्स, दूसरा है स्कॉलरशिप थ्रू कॉलेज, और तीसरा है कि यहाँ पे आने के बाद आप आराम से कोई भी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट ऐसे हो गए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके पढ़ना चाहे तो उसको टीचर का नौकरी आराम से मिल जाएगा। और 70-80 हज़ार रुपए इतने जल्दी कमाना इंडिया में आसान नहीं है, लेकिन बैंकॉक में अगर आके आप कमा रहे हैं 30,000 बात, तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंकॉक में आपको खर्चा बैंकॉक के करेंसी में, ठीक है, थाई करेंसी में बात में ज़्यादा नहीं है, कम है। तो अगर हम अपना खर्चा टोटल बताएं तो हमारा लगभग इंडियन रुपीज़ में 15,000 खर्च होता है, जिसको अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट क्लास रूम है, शायद रूम का वीडियो हम भेजे थे आपको, तो फर्स्ट क्लास रूम है और होटल जैसा है पूरा, और शेयर करके भी रह सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो अकेले रहना फॉरेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, बीमार पड़ गए कुछ भी हो सकता है, तो शेयर करके भी रह सकते हैं। कॉस्ट अच्छा, और डबल कम हो जाएगा आपका, है ना। विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आने वाले वीडियो में मेरे ख्याल से दर्शक जो है काफी कमेंट करेंगे कि सूरज जी हम भी जाना चाहते हैं, अगर हमने जेई नहीं किए, मतलब जेई मेंस क्लियर नहीं किए, इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, एनआईटी नहीं कर पाए, आईआईटी का हमने एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए, तो क्या हम जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका जवाब आप अभी मत दीजिएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट बनाए, अच्छा बनाए, जानकारी वाला बनाए, और लोगों की अगर जिज्ञासा होगी तो हम आगे आपसे चर्चा करके लोगों तक ये बातें पहुंचाएंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थाईलैंड का आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे पहली बात तो आपने पहले ही बता दी है कि बाबा साहब ने अगर बुद्धिज्म ग्रहण किया और हम लोगों को बुद्धिज्म, हमारे पूर्वजों को बुद्धिज्म की ओर लेके आए, तो उनका ये कॉन्सेप्ट यह भी था कि समानता, भाईचारा, बंधुत्व, ये बात तो थी ही बुद्धिज्म में, लेकिन वो ये भी उनका नजरिया था, बाबा साहब ये सोचते थे, या बाबा साहब ने भाषण में कहा भी था कि अगर आप बुद्धिज्म से जुड़ रहे हो तो इसका मतलब आप विश्व के जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी रिश्तेदारी हो रही है, बिल्कुल या बिल्कुल। आपके साथ उनका रिलेशनशिप हो रहा है। तो वो कुछ आपने बताया, थाईलैंड जैसे गए और वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि कोरिया सरकार के एडवाइजर हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, है ना? तो आप इतने बड़े बड़े लोगों से सिर्फ इसलिए मिल पाए, या उनसे नजदीकियां इसलिए हो पाई, या उनके वहां पर आपको घर के जैसा जो व्यवहार या वातावरण मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक आइडेंटिटी बुद्धिस्ट है इसलिए। तो मैंने जो बातें कही उस पर आपका क्या कहना है? आपका वहां का अनुभव क्या है, संक्षिप्त में बताइए। हाँ एकदम। तो यहाँ पे आने के बाद तो डर शुरू में सबको लगता है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे आए तो लोग बहुत यहाँ पे हेल्पफुल हैं, बहुत ज्यादा। वातावरण बहुत शांत है, और बहुत ज्यादा शांत है। यहाँ पे लोग गाड़ी की हॉर्न भी नहीं मारते हैं, क्योंकि साउंड पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। अच्छा, गाड़ी तो का आप समझ सकते हॉर्न हैं भी कि नहीं इतना ज्यादा शांत वातावरण नहीं मारते हैं। अगर मार रहे हैं तो समझ जाइए कि सामने वाले की बेइज्जती हो रही है, इसलिए नहीं मारते हैं। तो इतना ज्यादा शांत वातावरण है। लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, मोबाइल में ट्रांसलेट करके बता दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। इतना ज्यादा उन लोग के पास समय है कि वो आपके लिए खड़े रहेंगे, हमेशा बैठे रहेंगे, या फिर कुछ भी कोई भी काम भी करते रहेंगे तो आपके हेल्प के लिए वो रहेंगे। ये नहीं कि मैं बिजी हूँ, मुझसे बाद में बात करना, चाहे किसी और से बात कर लो, सामने वाला से पूछ लीजिए, ऐसा कोई करता नहीं। और मेरा तो खुद एग्जाम्पल है कि एज अ बुद्धिस्ट आप आए, और बाबा साहब जो एग्जाम्पल दिए, उनका प्रिडिक्शन सोचिए कितना सही है कि अगर आप बुद्धिस्ट बनते हैं तो बुद्धिस्ट लोगों के ग्रुप में जाते हैं और वहाँ से कनेक्शन होता है आपका। तो मेरा खुद एग्जाम्पल है, तो यही बात है। और बैंकॉक को एक्सप्लोर करना, यहाँ पे लगभग 40,000 मंदिर है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत शांत वातावरण है। 40,000 मंदिर मतलब बुद्धिस्ट मंदिर ना?
बुद्धिस्ट हाँ, बुद्ध विहार। सिर्फ बुद्धिस्ट मंदिर 40,000 और टॉप 10 में तो शायद बहुत ज्यादा है, जो कि जिसका स्ट्रक्चर ही और बहुत कमाल का है, मतलब जान सकते हैं आप। और चलिए दूसरा कभी सबसे मौका अच्छा बात दीजिए, ये आप हुआ। हम आते हैं थाईलैंड हाँ, और पूरे देश के लोगों को हाँ, दिखाएंगे थाईलैंड में कैसे मंदिर है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि हम कुछ वीडियो भी बना के भेज दें आपको, जिससे जिसे आप पब्लिक को दिखा सकें कि हाँ, किस तरह हाँ हाँ हाँ, कुछ से। वीडियो अभी हमारा दीजिएगा फील्ड ताकि ट्रिप भी आपकी हुआ जो था। बात होगी। अभी हमारा फील्ड ट्रिप भी हुआ था, अच्छा। वो द ग्रेट बुद्धा जो बिग बुद्धा स्टैचू है गोल्डन, उससे वहाँ पे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड था 2030। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब एक या दो ही प्रश्न करूंगा। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थाईलैंड में जाकर वहां पे भी हम्म, आपकी तरह बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी वहां मिलते होंगे। जब हाँ, आपसे वो मिलते हैं तो उस बीच में आप लोगों को कैसा फीलिंग होता है? पहला तो ये है कि वो लोग जानना खुश होते हैं कि कोई इंडिया से आया है, लेकिन जरूरी नहीं हाँ। है कि सब खुश हों। ऊपर से दिखाते भी हैं तो कि हम आ गए तुम भी आ गया क्या। इस तरह से भी होता है। तो एक कास्ट प्रॉब्लम जो है वो अच्छा, थाईलैंड में, कास्ट। कास्ट प्रॉब्लम जो है वो थाईलैंड में बुद्धिस्ट को नहीं पता है कि क्या होता है कास्ट। हाँ, एकेडमिशियन को पता है, प्रोफेसर को पता है, क्योंकि वो लोग रिसर्च करते हैं तो उन लोग को पता है। लेकिन ऐसे वो लोग इतना जानते हैं कि बाबा साहब को भी बारे में जानते हैं अच्छे से कि बोधिसत्व थे, उनको यहाँ पे बोधिसत्व कहा जाता है। और अच्छा, तो बाबा। हाँ, बाबा साहब को। तो यही है कि कास्ट आइडेंटिटी कैरी करते हैं इंडियन। इवन कि कुछ सिख्स भी होते हैं, वो भी कैरी करते हैं, इंडियंस भी कैरी करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि कास्ट कैरी कर रहे हैं, जो बाबा साहब बोले थे कि कास्ट कैरी करते हैं, तो वो कैरी करते हैं, उनकी बात को आप गलत नहीं कह सकते हैं। और दूसरा बात यह है, जब आपकी कास्ट पता चलती है तो उसी तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह से इंडिया में होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन होने के कारण उनकी आपकी जरूरत है, आपको भी उनकी जरूरत है। तो आप जितना दूरी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बुद्धिस्ट हैं, अपने आप आपका आइडेंटिटी बुद्धिस्ट है, आप बुद्धिस्ट लैंड में हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, उनको दिक्कत होता है, क्योंकि वो कास्ट कैरी अच्छा, करते हैं उनको तो होता जिससे है। उनको कम्युनिकेट, हाँ, उनको होता है, क्योंकि वो अपने आप को बोलेंगे कि कोई मतलब तुम जो भी हो अपने देश में हो, यहाँ पे तो नहीं हो। तो यही प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, कि कास्ट प्रॉब्लम अभी भी है। लगभग 3 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन सिटीजनशिप लेके, और बाद में सिटीजनशिप को बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो लोग कास्ट कैरी कर रहे थे, तो अच्छा। इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं देते हैं ये लोग। हाँ, तो पहले पूरे आइडेंटिटी को वो लोग छानबीन करते हैं, उसके बाद सिटीजनशिप देते हैं। तो इसीलिए थाईलैंड ने सिटीजनशिप इंडियंस को देना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग कास्ट कैरी कर रहे थे और कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, थाई कल्चर को, बुद्धिस्ट कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये बहुत बड़ा स्टेप लिया था, यहाँ के किंग ने लिया था। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं कि, और हाँ, हमें तो ऐसा लगता था कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भारत में किस तरीके से धर्म के नाम पर बोले हम हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बना दो। लेकिन जब बात आती है, 7 समुंदर पार जाते हैं तो हिंदू से पहले ये देखा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है ना। बिल्कुल, एकदम। तो चलिए, तुम्हारी जात क्या है, बहुत वो अच्छा अच्छा। आपको, हाँ, वो शॉक्ड हो जाते हैं कि बुद्धिस्ट तो बहुत कम है इंडिया में। तो हम बोले क्यों नहीं हो सकता है, बुद्धिस्ट क्यों नहीं हो सकते, यही है। जी जी। और दूसरा सबसे अच्छा मौका मिला कि मुझे राज रतन सर से मिलने का मौका मिला, अम्बेडकर, राज रतन अम्बेडकर सर से। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिस्ट में, जहाँ पे लगभग 125 देश के डेलीगेट्स आए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ, और वो बहुत सपोर्टिव है। बुलाएं अपने होटल में, खाना वाना खिलाएं, मिलाएं सबसे। और दूसरा सबसे अच्छा बात कि हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज भेजते रहते हैं, अगर हम कुछ अपडेट करते हैं स्टेटस पे, तो स्टेटस देख के वो अपडेट करते रहते हैं कि बहुत अच्छा, कीप इट अप, यही सब। नहीं विवेक और जी, सबसे बड़ी हाँ, बात ये है, हम्म, पढ़ने का सबका उद्देश्य होता है। कई लोग, हम्म, मैक्सिमम लोग या अधिकांश लोग पढ़ाई करते हैं नौकरी करने के, पैसा कमाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, आपका बिल्कुल, जो उद्देश्य बहुत अच्छा है, बहुत ही महान उद्देश्य, अगर मैं कहूंगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, मतलब ज्ञान को आप इकट्ठा कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, और उस ज्ञान को जो दूसरे का भला कर सकता है ना। तो बिल्कुल, इसलिए आपको रिस्पेक्ट करते कहीं ना कहीं, आ जाता है जी। बिल्कुल। और मैं तो आखिर चाहता में, हूँ कि, हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि लोग एकेडमिशियन बने, एमए पीएचडी करें और बुक्स लिखें,
अपने कम्युनिटी के लोग बुक्स लिखें, बुक्स को सेल करें, आर्टिकल लिखें, न्यूज़पेपर निकालें, बहुजन मीडिया को सपोर्ट करें। जितने भी बहुजन अभी मीडिया चला रहे हैं उनके लिए काम करें कि उनके वेबसाइट पे जाके काम करें, उनके लिए आर्टिकल्स लिखें और ग्रुप बना के आर्टिकल्स लिखें। जो उनके स्टूडेंट्स लोग हैं जो साथ में पढ़ते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके करें और ज़रूर करें। मेरा तो यही कहना है। तभी आप जब आप गूगल करते हैं तो आप कहाँ से पढ़ते हैं आर्टिकल? वही सब टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एक्सप्रेस। कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं WLBS न्यूज़ से आर्टिकल लिख के आया हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। तो उस तरह से आप इंटेलेक्चुअल बनिएगा तभी तो आपके रेफरेंस को माना जाएगा। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।